हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आवृतबीजी पादपों में भ्रूण का विकास किस प्रकार से होता है, इस बात का अध्ययन करेंगे। आवृतबीजी पादप, आवृतबीजी पादपों में भ्रूण का परिवर्धन। देखिए, आवृतबीजी जो पादप होते हैं इन्हीं को कोषवीय पादप भी कहते हैं और इन्हीं पादपों को एंजियोस्पर्म वर्ग के पादप भी कहते हैं। ये सभी पादप वर्गों से विकसित वर्ग हैं और इन पादपों में द्विनिषेचन त्रिक संलयन होता है। द्विनिषेचन त्रिक संलयन। द्विनिषेचन त्रिक संलयन की जो क्रिया होती है इसमें वास्तविक निषेचन भी होता है और त्रिक संलयन भी होता है। देखिए, इसमें क्या है कि आवृतबीजी जो पादप होते हैं इनके अंदर मादा युग्मकोद्भिद, ये मादा युग्मकोद्भिद है, युग्मकोद्भिद, इसको फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं और इसी का नाम है भ्रूण कोष। इस भ्रूण कोष की संरचना में दो तो होती है सहायक कोशिकाएं, एक होती है अंडकोशिका और ये तीन जो है वो प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं। प्रतिमुखी कोशिका, इनको अंग्रेजी में कहते हैं एंटीपोडल सेल। और यहां एक कोशिका होती है जिसमें दो केंद्रक होते हैं जिसको ध्रुवीय कोशिका या द्वितीय कोशिका कहते हैं। ध्रुवीय कोशिका, इसमें अंडकोशिका और ये दो होती हैं सहायक कोशिका। सहायक कोशिका, देखिए ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं और उसी बात को मैं वहीं से स्टार्ट किया है। ये मादा युग्मकोद्भिद है और जब इसमें निषेचन की क्रिया होती है तो एक नर युग्मक, ये नर युग्मक आपस में इस अंड कोशिका से जुड़ जाता है, क्योंकि अंड कोशिका भी एन है और नर युग्मक भी एन है। एन का मतलब अगुणित कोशिका है। तो इन दोनों के आपस में केंद्रकों के संलयन से एक युग्मनज का निर्माण होता है और ये युग्मनज जो है वो द्विगुणित होता है, जिसे हम जाइगोट कह सकते हैं। ये जाइगोट निषेचन के पश्चात बनने वाली बीजाणुद्भिद अवस्था होती है, क्योंकि अंडकोशिका और नर युग्मक युग्मकोद्भिद अवस्था होती है, जबकि निषेचन के पश्चात युग्मकों के संयोजन से जो युग्मनज बनता है वो बीजाणुद्भिद अवस्था होती है। यहां इस युग्मनज से ही भ्रूण का विकास होता है, अर्थात भ्रूण का परिवर्धन होता है। इसमें एक नर युग्मक इस ध्रुवीय कोशिका से आकर के मिल जाता है, अर्थात त्रिक संलयन हो जाता है। तो उस त्रिक संलयन की क्रिया से, जैसे एक नर युग्मक यहां मिला, नर युग्मक, इसमें दो केंद्र पहले से हैं और एक बाद में आ गया, तो ये बन गया प्राथमिक भ्रूण कोष केंद्र, ये 3N है। तो ये ध्यान रखिएगा, कल भी हमने कहा था कि भ्रूणपोष किस तरह का बनता है और भ्रूणपोष की प्रत्येक कोशिका जो है वो त्रिगुणित अवस्था में होती है। देखिए, बोर्ड में कई बार इस तरह का प्रश्न पूछा गया है कि एक
ऊतक ये संरचना है जिसकी प्रत्येक कोशिका त्रिगुणित होती है, उसका नाम क्या है? तो आवृतबीजी पादपों में ये संरचना जो है वो भ्रूणपोष होती है। देखिए, अब हम बात करेंगे कि इस युग्मन, हमने इस प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से भ्रूणपोष के विकास की प्रक्रिया का अध्ययन किया। अब आता है कि इसमें ये जो युग्मनज बना है, इससे भ्रूण का विकास कैसे होता है। तो इसमें देखिए, आवृतबीजी जो पादप हैं, एंजियोस्पर्मी जिनको कहते हैं, इन पादपों में भ्रूण की विकास की जो प्रक्रिया है ये बीजांड के अंदर ही प्रारंभ हो जाती है और बीजांड बीज में परिवर्तित होता रहता है और भ्रूण विकसित होता रहता है। देखिए, इसमें ये बीजांड है जिसके अंदर युग्मनज बना है, ये युग्मनज, और ये है बीजांड कार्य। अब इस युग्मनज से ये इस तरह की संरचना है, युग्मनज, जो कि निषेचन क्रिया से बनी है। इसमें ये केंद्रक है इसका। आप देखिए, ये केंद्रक कैसा होगा? अगुणित होगा या द्विगुणित होगा? ये केंद्रक होगा द्विगुणित। क्यों? क्योंकि ये निषेचन के पश्चात बना है, 2n होता है। इस युग्मनज में एक विभाजन होता है, अनुप्रस्थ विभाजन, और इस विभाजन से दो कोशिकाएं बनती हैं। दो कोशिकाएं बन गई। एक तो होती है शीर्षस्थ कोशिका और एक होती है आधारी कोशिका। देखिए, शीर्षस्थ कोशिका को एपिकल सेल कहते हैं और आधारी कोशिका जो है इसको बेसल सेल कहते हैं। अब इसमें ये जो दो कोश के संरचना वाला जो युग्मनज है, इसमें दोनों ही कोशिकाओं में विभाजन अलग अलग प्रकार से होता है। यहां देखिए, ये जो शीर्षस्थ कोशिका जो होती है, एक बात ये और ध्यान रखिएगा कि ये शीर्षस्थ कोशिका जो है ये तो होती है निभाग की तरफ, अर्थात इधर की तरफ, और आधारी कोशिका जो है वो होती है किधर की ओर? बीजांड द्वार की ओर। ये तो बीजांड द्वार की ओर है, ये किधर की ओर है? निभाग की, यानी चलाज की ओर है। इसके बाद इसमें इस कोशिका में इस तरह से विभाजन होता है और इस आधारी कोशिका में ये विभाजन, अर्थात आधारी कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं और शीर्षस्थ कोशिका में अनुदैर्घ्य विभाजन होते हैं। इसके बाद फिर एक बार विभाजन होता है और इसमें पहले वाले विभाजन के अनुप्रस्थ, अर्थात 4 कोशिकाएं बन जाती हैं और यहां भी 4 कोशिकाएं बन जाती हैं, अर्थात चतुष्टांग बन गया है, 4 कोश की संरचना बन गई। इस 4 कोश की संरचना से यहां ये 8 कोश की संरचना बन जाती है, अर्थात लगातार विभाजन होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसी तरह से यहां भी ये लगातार विभाजन। ये कोशिकाएं 6 से लेकर के 10 तक हो सकती हैं।
और इसका ये नीचे का भाग जो है थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है, अर्थात ये ऑक्टेंट संरचना बन गई है, अष्टांग 8 कोशिकाओं से बनी हुई संरचना। इसके बाद यहां पर ये जो संरचना बनी है इसमें 8 कोशिकाएं इसके पर्दीय भाग में बन जाती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये इस तरह से 8 कोशिकाएं, 1 2 3 4 5 6 8 कोशिकाएं बनाए। ये एक 2 3 4 5 6 7 और 8 कोशिका की संरचना बन गई। इसमें ये अंदर की तरफ से इस तरह से लगातार विभाजन होता है और ये नीचे की तरफ जो है ये लगातार विभाजन करके और इस तरह की संरचना बनी। अर्थात ये जो संरचना है ये निलंबक संरचना है, निलंबक सस्पेंशन, और ये भ्रूणीय संरचना, इसको डर्मोजन कहते हैं, डर्मोजन, अर्थात बाह्य त्वचा का निर्माण। इसके बाद ये गोलाकार जो संरचना है ये इस प्रकार की संरचना हो जाती है, हृदय जैसी संरचना में परिवर्तित हो जाती है और इसमें लगातार विभाजन पर विभाजन चलता रहता है और प्रत्येक विभाजन जो है वो समसूत्री होता है, जिससे कि गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित ही बनी रहती है। इस तरह से ये लगातार इस तरह की संरचना बन जाती है। इसके नीचे ये निलंबक जो है ये लगातार छोटी होती जाती है, निलंबक छोटी होती जाती है और अंत में ये इस प्रकार की ऐसी, जिसमें ये ऐसे, अर्थात ये 20 पत्र के रूप में बनने लगते हैं। इस तरह से, और ये लगातार विभाजन। ये निलंबक है। इसका देखिए ये आधारी भाग जो है फूला हुआ है इस तरह से। अब इसमें देखिए ये जो दो संरचनाएं बनी हैं ये 20 पत्र होते हैं, 20 पत्र, और यहां ये 20 पत्रों पर, और यहां पर ही प्रांकुर वाला भाग होता है, प्रांकुर, जबकि यहां 20 पत्राधार, पत्राधार, और यहां पर मूलांकुर वाला भाग होता है।
मूलांकुर। तो इस तरह से ये जो संरचना है ये एक प्रकार से भ्रूण की संरचना है, और ये चूसकांग है और ये निलंबक। देखिए इसमें अब ये जो संरचना है ये इस बीजांड के अंदर उपस्थित रहती है। ये बीजांड है और इस बीजांड में ये इस तरह की संरचना है। अब देखिए इसमें यहां ये जो बीज पत्र वाला जो भाग है ये भाग निवाहक की ओर है, और चूसकांग वाला जो भाग है वो बीजांड द्वार की ओर है। और इस तरह से ये अध्यावरण है और यहां इस प्रकार की संरचना बन जाती है। ये भ्रूण है, पूरी संरचना जो है वो क्या है, भ्रूण। देखिए इसमें ये प्रक्रिया जो होती है, भ्रूण के विकास की जो प्रक्रिया होती है, ये अंडाशय के अंदर उपस्थित बीजांडों में चलती रहती है, और उसी दौरान ये जो बीजांड है जिसमें ये संरचना यानी भ्रूण का विकास हो रहा होता है, ये संरचना बीज में परिवर्तित होती रहती है। यानी एक तरह से कहें कि भ्रूण का परिवर्धन भी चलता रहता है और बीज का परिवर्धन भी होता रहता है। साथ में अंडाशय जो है ये अंडाशय फल में परिवर्तित हो रही होती है, अर्थात एक साथ ये सारी प्रक्रिया चलती रहती है। तो एक तरह से ये आवृतबीजी पादपों में भ्रूण का परिवर्धन होता है। देखिए ये क्या है कि आवृतबीजी पादपों में जो भ्रूण के परिवर्धन की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को एक वैज्ञानिक थे हेंस्टीन इनके द्वारा इस पूरी प्रक्रिया को सबसे पहले बताया गया था। और इस प्रक्रिया को समझाने के लिए जिस पादप का प्रयोग किया गया था, यानी जिस पादप पर इसका अध्ययन किया गया था, ये पादप जो है क्रूसीफेरी कुल का पादप है, जिसको आजकल ब्रेसिकेसी कुल भी कहते हैं। और उस पादप का नाम है कैप्सेला वर्सा पेस्टोरिस। देखिए जब भी कोई वैज्ञानिक किसी क्रियाविधि का अध्ययन करता है तो किसी न किसी प्रारूपिक पादप पर करता है। तो ये जो द्विबीजपत्री पादपों में जो भ्रूण के परिवर्धन की जो प्रक्रिया है, जिसे हमने देखा है, इसका अध्ययन किया गया था हेंस्टीन के द्वारा, और ये किया गया था 1840 में। और जिस पादप पर किया गया था उसका नाम है कैप्सेला वर्सा पेस्टोरी। ये बहुत पूछा जाता है फाउंडेशन के रूप में, नीट में कई बार पूछा गया है कि आवृतबीजी पादपों में भ्रूण का परिवर्धन का अध्ययन किस पादप पर किया गया था, तो वो कैप्सेला वर्सा पेस्टोरिस। और ये किस कुल का पादप है, ब्रेसिकेसी कुल का पादप है। देखिए इसमें ये जो प्रारंभिक प्रक्रिया चलती है, ये प्रारंभिक प्रक्रिया एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री दोनों पादपों में एक समान चलती है, लेकिन बाद में एक बीजपत्री पादपों में थोड़ी अलग हो जाती है और द्विबीजपत्री पादपों में अलग हो जाती है। यहां ये जो कैप्सेला वर्सा पेस्टोरिस जो है ये द्विबीजपत्री पादप है, और मुख्य रूप से हम द्विबीजपत्री पादपों में किस तरह से भ्रूण का परिवर्धन होता है इस बात का अध्ययन करते हैं। देखिए यहां
हमने एक बार फिर हम देखें कि यहाँ हमने देखा कि सबसे पहले युग्मनज बनता है। युग्मनज में विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, दो कोशिकाएं बनती है, आधारी कोशिका, शीर्षक कोशिका। आधारी कोशिका लगातार अनुप्रस्थ विभाजन करती है और एक निलंबक का निर्माण करती है, एक कह सकते हैं व्रंत का निर्माण करती है, जिसकी सहायता से ये बीजांड काय से पोषण प्राप्त करती है। और इसकी जो शीर्षक कोशिका है, एपिकल सेल है, इसमें लगातार अंधेरी और अनुप्रस्थ विभाजन होता है, तो उससे गोलाकार संरचना बन जाती है और गोलाकार संरचना फिर हृदयाकार संरचना बन जाती है, हृदय जैसी आकृति की संरचना। और हृदयाकार संरचना में ये आगे विभेदन हो जाता है और इसमें दो बीज पत्र बन जाते हैं जिनमें पोषण सुरक्षित रहता है। और इन बीज पत्रों के बीच में जो जगह है, यानी यहाँ जो मृदुतकीय भाग होता है विभज्योतक, उस भाग को बीज पत्रोपरिक कहते हैं। और उस बीज पत्रोपरिक में जिस संरचना की उपस्थिति होती है इसको प्रांकुर कहते हैं। देखिए, प्रांकुर ऐसी संरचना है जिससे जब भ्रूण का परिवर्धन होगा, भ्रूण से जब नवोद्भिद पादप का विकास होता है तो उस समय यहाँ इससे प्ररोह का विकास होता है, प्ररोह विकसित होता है। जबकि इसका जो नीचे का भाग है वो बीज पत्राधार है। इस बीज पत्राधार भाग में मूलांकुर होता है और ये मूलांकुर जो है आगे चल कर के जब बीज का विकास होता है, भ्रूण से नवोद्भिद पादप का विकास होता है, तो उस समय इस भाग से जड़ों की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से ये संरचना इस बीजांड के अंदर उपस्थित होती है और ये जो पूरा बीजांड है, ये बीजांड बीज में बदल जाता है, बीज में बदल जाता है। सामान्य रूप से हम देखें तो ये जो बीजांड के अंदर जो बीजांड काय नाम की संरचना होती है, ये इस भ्रूण के विकास के दौरान पूरी काम में आ जाती है, इसका उपस्थित नहीं रहती है। लेकिन कुछ पादपों में, जैसे कि काली मिर्च है, ऐसा देखा गया है कि उसमें कुछ मात्रा में भ्रूणपोष सुरक्षित रह जाता है और ऐसी स्थिति में भ्रूणपोष सुरक्षित रह जाता है तो वो परिभ्रूणपोष कहलाता है, जो कि कुछ पादपों में ही इस तरह से होता है। सामान्य रूप से ये क्या है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज भ्रूण के परिवर्धन की प्रक्रिया आवृतबीजी में किस तरह से होती है इस बात का अध्ययन किया और मैं समझता हूं कि चित्रों के माध्यम से समझ में भी आ गया होगा। एक बार आप चित्रों को आप अच्छी तरह से देख लीजिए, चित्र पूरे बने हुए हैं। यहाँ एक कोशिका है, युग्मनज है, युग्मनज से इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और अंत में ये एक पूर्ण रूप से विकसित भ्रूण जो कि बीजांड के अंदर उपस्थित है, इसमें दिखाया गया है। तो ये एक प्रकार से भ्रूण कैसे विकसित होता है, इसकी शुरुआत किसने की, हैंस्टीन के द्वारा की गई थी, किस पादप में की गई थी, और आवृतबीजी पादपों में, ये द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण का परिवर्तन है। एक बीजपत्री पादपों में क्या होता है, पार्श्व वाले भाग से भ्रूण का विकास होता है। ठीक है, तो इस दौरान ये जो भ्रूणों का विकास हो रहा है, ये भ्रूण के विकास के साथ साथ यहाँ बीजों का निर्माण भी होता है और फल का विकास भी होता है। तो ये प्रक्रिया एक प्रकार से साथ साथ चलती है। तो यहाँ ये देखा जाता है कि ये जो भ्रूण बनेगा, इस भ्रूण के विकास के दौरान पोषण की आवश्यकता होती है और ये पोषण प्राप्त होता है किसके द्वारा, इस त्रिक संलयन की क्रिया के द्वारा जो भ्रूणपोष बनता है उसके द्वारा पोषण प्राप्त होता है। अब कुछ पादप तो ऐसे होते हैं जिनमें क्या है कि इस भ्रूण के विकास के दौरान पूरा पोषण, भ्रूणपोष उपयोग में आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में बीजों के अंदर भ्रूणपोष सुरक्षित या संग्रहित अवस्था में नहीं रहेगा, और संग्रहित अवस्था में नहीं रहेगा तो ऐसे बीज जो बनेंगे उनको हम कहेंगे अभ्रूणपोषी बीज। और अभ्रूणपोषी बीज जो है, जैसे कि आप चना है, मटर है, इनमें क्या होता है, भ्रूणपोष उपस्थित नहीं रहता है। लेकिन कुछ पादप ऐसे हैं जिनमें पूरा ये जो भ्रूणपोष है वो उपयोग में नहीं आ रहा है, शेष अवस्था में बच जाता है। तो ऐसे बीजों को हम कहते हैं भ्रूणपोषी बीज, जैसे कि चना, जैसे कि चावल है, मक्का है, बाजरा है, इनके अंदर जो कि एक बीजपत्री पादप होते हैं उनके अंदर भ्रूणपोष सुरक्षित रहता है। तो इस भ्रूणपोष की उपस्थिति यानी बीजांड के अंदर जो भ्रूण के विकास के दौरान भ्रूणपोष का उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके आधार पर बीजों के
दो प्रकार बन जाते हैं, अभ्रूणपोषी और भ्रूणपोषी। देखिए अब हम इसके बाद अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम भ्रूणों के विकास के बाद बीज का विकास कैसे होता है, अर्थात बीजांड बीज में बदल जाता है, और अंडाशय से फल का विकास कैसे होता है, क्योंकि अंडाशय ही फल बनाने का काम करती है। तो ऐसी फल भी कितने प्रकार के होते हैं, बीज कितने प्रकार के होते हैं, कौन सी संरचना किस प्रकार परिवर्तित हो जाती है, इन सब चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और देखिए लॉकडाउन की स्थिति कितने दिन रहेगी अभी कुछ कह नहीं सकते। मैं समझता हूँ आराम से आपको सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, होमवर्क दिया जा रहा है, आप होमवर्क भी करिए, अच्छे मन से पढ़िए, और ठीक है, और ओके।